एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। रे ऑप्टिक्स के इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आवर्धन के। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे बेसिकली आवर्धन का बेसिक मतलब क्या होता है, व्यवहार में आवर्धन क्या है। आवर्धन का एक तो मैथमेटिकली या टेक्निकली तरीके से पढ़ना एक अलग बात होती है, पर मोस्टली बेसिकली आवर्धन का मूल मतलब क्या होता है इस बात के बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो समझो आवर्धन जैसे मान लो कोई वस्तु है, ये एक वस्तु हो गई, मान लो ये इस तरीके से ये एक वस्तु रखी हुई है, तो इसका जो वास्तविक आकार है, किसी वस्तु के वास्तविक आकार में कोई परिवर्तन किए बिना, मतलब इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन किसी प्रक्रिया द्वारा अब यदि इसको हम एक मुख्य अक्ष मान ले, इस वाली रेखा को, और ये यदि आपकी वस्तु हो गई, तो वस्तु के वास्तविक आकार में परिवर्तन किए बिना वस्तु के आकार को बढ़ाना या छोटा करना, बड़ा करना या छोटा करना, करने की ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। एक बार ध्यान से समझेंगे और फिर से कि किसी वस्तु के वास्तविक आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन फिर भी उसको छोटे बड़े से छोटे में देखना या छोटे से बड़े आकार में देखने की जो प्रक्रिया है या बदलने की जो प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहेंगे, आवर्धन। जैसे दर्पण और लेंस द्वारा हम क्या करते हैं, आप जानते हो सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी है, तो सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, सूक्ष्म चीजों को बड़ा करके दिखा देता है, तो वो एक प्रकार का आवर्धित ही तो करता है। आवर्धन का एक ही मतलब होता है, वो है छोटी चीजों को बड़ा करना या बड़ी चीजों को छोटा करके देखने की ये जो प्रक्रिया है, इसे ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था बेसिक मतलब। चलो अब रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आवर्धन दोनों में ही संभव है, दर्पण द्वारा भी आवर्धन संभव होता है और लेंस द्वारा भी आवर्धन संभव होता है। अभी तक के लेक्चरों में हमने सिर्फ दर्पण की बात की है, तो सबसे पहले मैं आपको दर्पण से आवर्धन को समझाऊंगा, उसके बाद हम लेंस जब पढ़ेंगे तो लेंस द्वारा आवर्धन को समझेंगे। ठीक है, थोड़ी सी लेंस द्वारा आवर्धन की जानकारी मैं आपको यहीं इसी लेक्चर में दे दूंगा। ठीक है, तो आवर्धन का यदि हम परिभाषा रे ऑप्टिक्स के अनुसार समझे आवर्धन, तो देखो आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं, तो इसको स्मॉल एम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवर्धन की परिभाषा रे ऑप्टिक्स के अनुसार क्या हो जाएगी, कहने का मतलब जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि इसके आकार में, आकार को छोटा करके या बड़ा करके देखने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, या छोटे आकार में बदलना वस्तु को या बड़े आकार में बदलना, ये जो बदलने की प्रक्रिया ये आवर्धन कहलाती है। तो अब आप समझिए, हमारे पास जो वस्तु हम यूज करते हैं उसकी एक ऊंचाई होती है, एक उसकी लंबाई होती है। ठीक है, तो आवर्धन कितना हुआ इस बात का पता वस्तु के प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाइयों के अनुपात से चलता है। ठीक, तो रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग आवर्धन की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि ये हो जाएगी किसी वस्तु के प्रतिबिंब, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु को ही क्या कहेंगे, बिंब, तथा वस्तु या बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु या बिंब, वस्तु को ही क्या कहेंगे, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यदि
किसी बिंब की ऊंचाई यदि किसी बिंब की ऊंचाई h, यदि किसी बिंब की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है तो आवर्धन, तो आवर्धन क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी, बिंब की ऊंचाई। तो ये हो जाएगा h, प्रतिबिंब की ऊंचाई तो क्या मानी हुई है h डैश, और बिंब की ऊंचाई क्या मानी हुई है h, तो स्मॉल m बराबर हो जाता है h डैश अपॉन h, ये हो जाता है। तो ये आ गया आपका क्या, आवर्धन का सूत्र, स्मॉल m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, ऊंचाई के पदों में। ठीक है, तो ये था आपका आवर्धन। अब ऊंचाई बटे ऊंचाई है तो इसकी इकाई से, ऊंचाई की इकाई मीटर में यदि आप सेंटीमीटर में लेते हो तो सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, तो इसकी कोई क्या नहीं होती, यूनिट नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, दूसरी चीज ये एक संख्यात्मक मान को व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है, संख्यात्मक मान को व्यक्त करता है। ठीक, तो अगले पॉइंट में यदि हम बात करते हैं तो अगले पॉइंट आवर्धन से संबंधित यदि अगले पॉइंट की बात करें, यहां आप ध्यान से समझेंगे कि जो आवर्धन है वो क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही क्या कहलाता है, आपका आवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वस्तु के आकार में परिवर्तन, वस्तु के आकार में परिवर्तन को ही क्या कहेंगे, हम आवर्धन कहेंगे एक तरीके से। परिवर्तन दो तरीके से संभव है, वस्तु का आकार छोटा होना या वस्तु के आकार का क्या होना, बड़ा होना, इस तरीके से। लेकिन वास्तविक जो है वो तो एज इट इज बना हुआ है प्रतिबिंब में, जो हमको प्रतिबिंब दिखाई देगा किसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा या फिर किसी दूरदर्शी के द्वारा या दर्पण के द्वारा, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में दर्पण और लेंसों का ही क्या होता है उपयोग, तो आप ये भी कह सकते हो कि दर्पणों के द्वारा या लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब छोटा या बड़ा दिखाई देता है, यही क्या होता है, आवर्धन होता है। तो अब यदि प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, वस्तु का आकार बड़ा है, यदि वस्तु का आकार बड़ा है तो आवर्धन, यदि वस्तु का आकार बड़ा है तो आवर्धन स्मॉल m, जो आवर्धन है स्मॉल m इज ग्रेटर देन क्या होता है 1, मतलब आवर्धन का मान यदि 1 से अधिक है तो वस्तु आपको कैसी दिखाई देगी, प्रतिबिंब जो दिखाई देगा या वस्तु के आकार में जो परिवर्तन दिखाई देगा वो परिवर्तन कैसा दिखाई देगा, बड़ा, मतलब वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से कैसी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक इसी के साथ इसका विपरीत भी सत्य है, क्या, कि यदि वस्तु का आकार छोटा बनता है तो आवर्धन, यहां वस्तु के आकार का तात्पर्य ये वस्तु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से है। ठीक है, यदि वो प्रतिबिंब में, यहां बात करेंगे प्रतिबिंब में, मतलब किसी कहने का मतलब ये एक किसी इंस्ट्रूमेंट से ही हम आवर्धन प्राप्त करते हैं, ऐसे नहीं कि आप कहीं वैसे ही आवर्धन मिल जाए आपको, नहीं, जब तक आप उत्तल लेंस, दर्पण, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी का उपयोग नहीं करोगे तब तक आप किसी वस्तु को आवर्धित नहीं कर सकते हो। आवर्धित मतलब छोटी या बड़ी करके नहीं देख सकते हो, तो ये कोई प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम आवर्धन कहते हैं। तो यदि वस्तु का आकार छोटा बनता है प्रतिबिंब में तो आवर्धन m इज लेस देन क्या होता है, 1 होता है, m इज लेस देन 1 होता है। आवर्धन का मान यदि 1 से कम है तो वस्तु कैसी दिखाई देगी, अपने वास्तविक आकार की तुलना में कैसी दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। और यदि आवर्धन का मान 1 से ज्यादा है तो वस्तु अपने वास्तविक आकार की तुलना में कैसी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। तो ये दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट से आप अच्छे से समझ सकते हो आवर्धन को, कि कब ये 1 से बड़ा होगा आवर्धन और कब 1 से छोटा होगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आकार में बड़ा बनेगा, और 1 से छोटा है यदि आवर्धन का मान तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आकार में कैसा बनेगा,
छोटा बनेगा। ठीक है, चलिए और आवर्धन से संबंधित और महत्वपूर्ण बातों को हम समझते हैं सब। और तो आवर्धन के प्रकार में यदि हम बात करते हैं, अगले टॉपिक की यदि आवर्धन में बात करें, आवर्धन के प्रकार। ठीक है, तो आवर्धन कितने प्रकार का होता है? तो बेसिकली आवर्धन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है रेखिक आवर्धन और एक होता है क्षेत्रीय आवर्धन। तो ये हो जाता है रेखिक आवर्धन, रेखिक आवर्धन। ठीक है, और दूसरा होता है आपका क्षेत्रीय आवर्धन, रेखिक आवर्धन, और दूसरा होता है क्षेत्रीय आवर्धन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम रेखिक आवर्धन की। तो रेखिक आवर्धन वही है जो अभी मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही क्या कहलाता है? रेखिक आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो रेखिक आवर्धन की यदि आप डेफिनेशन लिखते हो, रेखिक आवर्धन, रेखिक आवर्धन हो जाएगा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, मान लेते हैं ऊंचाई क्या है h डैश, तथा वस्तु या बिंब, वस्तु या बिंब की ऊंचाई का अनुपात। अब इसकी ऊंचाई जो मान लेते वो मान लेते हैं h का अनुपात कॉमा रेखिक आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखिक आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो स्मॉल m इज इक्वल टू ये हो जाता है h डैश अपॉन में क्या हो जाता है? h हो जाता है। स्मॉल m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में क्या हो गया? h हो गया। ये था आपका रेखिक आवर्धन। लेकिन बात समझने की ये है कि जैसे मान लो ये एक दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक, तो दर्पण पे कोई मान लो वस्तु है, तो एक तो रखी हुई होती है मुख्य अक्ष दर्पण के बिल्कुल इस तरीके से, ये समांतर, मतलब दर्पण के बिल्कुल समांतर, अर्थात मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई होती है। एक तो मुख्य अक्ष के तो क्या लंबवत, लेकिन दर्पण के कैसे? बिल्कुल पैरेलल में इस तरीके से रखी हुई होती है। एक तो स्थिति होती है ये, और दूसरी स्थिति ये होती है कि ये आपका दर्पण हो गया और मान लो कोई वस्तु इस तरीके से रखी हुई है स्मॉल m द्रव्यमान की, ये भी स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु थी। ठीक है, तो अब इन दोनों में देखो, अब यहां पर रेखिक आवर्धन की दो स्थितियां हो गई है। ये तो हो जाती है आपकी कौन सी? अनुप्रस्थ स्थिति। कैसी हो जाती है? अनुप्रस्थ। दर्पण से देखना है, मुख्य अक्ष से कोई संबंध नहीं है, आप ध्यान से समझेंगे। दर्पण के पैरेलल है, समांतर है, तो ये हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ आवर्धन। ठीक है, और यदि मुख्य अक्ष दर्पण के कैसे है? परपेंडिकुलर, लंबवत रखी हुई है, या फिर मुख्य अक्ष के कैसी रखी हुई है? समांतर, तो ये हो जाता है आपका अनुदैर्घ्य आवर्धन। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो हाइट है, इनका जो रिलेशन है हाइटों में, आपके इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट में जो रिलेशन है, उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो हम समझ सकते हैं लेटरल, और एक तरीका है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो इस तरीके से रेखिक आवर्धन को भी हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे। एक हो जाएगा अनुप्रस्थ आवर्धन और एक हो जाता है आपका अनुदैर्घ्य आवर्धन। ठीक है, तो रेखिक आवर्धन की आपने डेफिनेशन समझी। वैसे अब बात करते हैं इसी में ही, यदि हम बात करें तो अनुप्रस्थ, सबसे पहले बात करेंगे हम अनुप्रस्थ आवर्धन की। अनुप्रस्थ आवर्धन, तो अनुप्रस्थ आवर्धन क्या हो जाएगा? स्थिति कंडीशन मैंने अभी आपको डायग्राम बना करके शो कर दी। एक बार और आपको यहाँ भी डेफिनेशन लिखने के बाद डायग्राम से और एक बार समझा देंगे। अनुप्रस्थ आवर्धन क्या होता है? वस्तु के मुख्य अक्ष के, या फिर दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी वस्तु का आवर्धन। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी वस्तु का आवर्धन अनुप्रस्थ आवर्धन कहलाता है।
अनुप्रस्थ आवर्धन कहलाता है। ठीक है, जैसे कैसे कि ये दर्पण हो गया आपका इस तरीके से, ये दर्पण, ये इसका क्या हो गया मुख्य अक्ष, तो इसके लंबवत इस तरीके से यदि कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, कहने का मतलब यदि दर्पण से डेफिनेशन देना चाहो तो दर्पण के तो समांतर हो जाएगा, लेकिन मुख्य अक्ष के कैसे, लंबवत। ठीक है, तो जो वस्तु दर्पण के समांतर है वो ही अनुप्रस्थ आवर्धन को व्यक्त करेगी, हमेशा ध्यान रखें। तो डेफिनेशन यदि हम देखें तो दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी वस्तु, अब इस वस्तु का कोई यदि आवर्धन बनता है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा आपका, अनुप्रस्थ आवर्धन। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अनुदैर्घ्य आवर्धन की। किसकी, अनुदैर्घ्य। सेकंड यदि आप बात करो अनुदैर्घ्य आवर्धन, बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ध्यान से जुड़े रहेंगे। अनुदैर्घ्य आवर्धन में इसमें हो जाएगा कि दर्पण की मुख्य अक्ष के अनुदिश रखी या सीध में रखी, एक तरीके से आप ये भी शब्द यूज कर सकते हो, दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश रखी वस्तु का आवर्धन कौमा आपका कहलाएगा अनुदैर्घ्य आवर्धन। कौन सा आवर्धन कहलाएगा, अनुदैर्घ्य आवर्धन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके, जैसे कैसे कि ये आपका दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष, तो वस्तु जैसे इस तरीके से रखी हुई है। ठीक, तो मुख्य अक्ष के कैसे रखी हुई है, ये अनुदिश रखी हुई है, मुख्य अक्ष है, इसका मतलब दर्पण के लंबवत रखी हुई है। दर्पण के समांतर कैसे होती है, दर्पण इस तरीके से है आपका, ये वाला, तो ऐसे रखी हुई होती। ठीक है, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश रखी वस्तु का आवर्धन क्या कहलाता है, अनुदैर्घ्य आवर्धन कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों आवर्धन समझ में आए होंगे, एक अनुदैर्घ्य आवर्धन और अनुप्रस्थ आवर्धन। तो हमने रेखिक आवर्धन में भी दोनों स्थितियों की बात कर ली, ऐसे ही क्षेत्रीय आवर्धन की भी बात होती है। ठीक, तो क्षेत्रीय आवर्धन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अब बात करेंगे क्षेत्रीय आवर्धन की। क्षेत्रीय आवर्धन, क्षेत्रीय आवर्धन क्या होता है। ठीक, तो वस्तु के प्रतिबिंब के क्षेत्रफल तथा वस्तु या बिंब का जो क्षेत्रफल है, कोई भी द्विविमीय वस्तु है, बात द्विविमीय वस्तु की होगी। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल कैसी, द्विविमीय राशि है। ठीक है, तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब का क्षेत्रफल तथा बिंब का जो क्षेत्रफल होगा या वस्तु का जो क्षेत्रफल होगा, उन दोनों के क्षेत्रफलों का ये जो अनुपात है, ये कहलाएगा आपका क्षेत्रीय आवर्धन। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब के क्षेत्रफल, अब जैसे हमने मान लिया प्रतिबिंब का जो क्षेत्रफल है उसको मान लिया हमने AI, मतलब इमेज का एरिया, प्रतिबिंब के क्षेत्रफल तथा बिंब के क्षेत्रफल, बिंब का क्षेत्रफल हो जाएगा AO, ऑब्जेक्ट का एरिया। ठीक है, तथा बिंब के क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रीय आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षेत्रीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय आवर्धन की डेफिनेशन। क्षेत्रीय आवर्धन को यदि मैं MA से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, एरिया मैग्निफिकेशन की यदि अपन बात करें तो ये हो जाता है AI अपॉन में हो जाता है क्या, A0। क्या हो जाएगा, AI अपॉन में क्या हो जाएगा, A0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्षेत्रीय आवर्धन की डेफिनेशन बनती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये तो था बेसिक बात आपका आवर्धन से संबंधित, आवर्धन क्या होता है, एक तो व्यवहारिक इसकी हमने बात की थी, व्यवहारिक डेफिनेशन, एक रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग हमने बात की थी। ठीक है, इसके अब टाइप्स की हमने बात कर ली, लेकिन हमने इससे पहले के लेक्चर में दर्पण को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। दर्पण में हमने दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो तो आवर्धन का, तो अब ये दर्पण की जो राशियां हैं, जैसे फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, उसके बाद आपकी बिंब की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है, तो इन सब के साथ
आवर्धन का यदि सूत्र देखें, दर्पण के लिए आवर्धन का यदि सूत्र देखें, तो वैसे तो अभी अभी मैंने बताया स्मॉल m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच होता है। अब ये मैंने यानी ये नहीं कहा कि अवतल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण के लिए, वो तो डिपेंड करेगा कि यदि हम अवतल दर्पण ले रहे हो तो उसी के अनुसार हम चिन्ह प्रणाली का उपयोग करेंगे, चिन्ह परिपाटी का, उसके आधार पर सूत्र का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब इनके साथ आवर्धन का क्या सूत्र बनता है दर्पण के लिए, उस विषय में बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है, मान लो आपका कोई इस तरीके से कि सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है कि स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस का एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन में क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। इस तरीके से ये पूछ लिया जाता है, मान लो आपसे। ठीक, तो यहां पर आप देखो ये चिन्ह आ रहे हैं, ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये चिन्ह प्रणाली इसमें लगी हुई है। इस तरीके से यदि क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड क्लासेज में तो भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी समझेंगे अपन इस चीज को। बाकी का मेन जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो बनता है, ठीक है, तो दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र की यदि बात करें, दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र, ये टॉपिक बन जाता है। दर्पण के लिए क्या, आवर्धन सूत्र। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि ये हमारे पास एक दर्पण हो गया और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया इस तरीके से। अब मान लो यहां पर कोई वस्तु या बिंब है, वस्तु कोई बिंब कहते हैं, कोई बिंब रखा हुआ है, तो इससे एक प्रकाशिक किरण, ये प्रकाशिक किरण इससे इस तरीके से आपतित होती है। तो जब कोई प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो दर्पण से टकराने के पश्चात कहां होकर के गुजरती है, फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। तो इस बिंदु को नाम दे दिया फोकस बिंदु। ठीक है, दूसरी प्रकाशिक किरण हम मान लेते हैं कि सीधे कहां पर आपतित हो रही है, ध्रुव पर आपतित हो रही है। किस पर, ध्रुव पर इस तरीके से क्या होती है, आपतित होती है। तो जब आप जानते हो कि जब कोई प्रकाशिक किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो उतने ही कोण पर वापस लौट जाती है जितने कोण पर वो क्या है, आपतित हुई है। तो मान लो इस तरीके से ये प्रकाशिक किरण क्या हो जाती है, लौट जाती है। ठीक है, अब ये यदि ये एंगल है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से मान लो लौट गई, यहां पर आकर के इसने मीट किया, तो ये भी एंगल हो जाता है ऐसे। ओके, उसके बाद यदि हम तीसरी किरण माने इस तरीके से, ये मान लो ये दर्पण को हमने थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा लिया, ये हमारा दर्पण हो गया। हमने देखो ये अवतल दर्पण की बात करते हैं, ये अवतल दर्पण है, तो ये यहां से जब गुजरती है, ये है वक्रता केंद्र। तो जब कोई प्रकाशिक किरण आपतित होती हुई वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो वो उसी दिशा में वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर ये तीनों रेज, तीनों प्रकाशिक किरणें जो हैं वो क्या है, आकर के यहां मिल रही हैं। ठीक, तो जहां पर ये तीनों किरणें मिलती है वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यदि हम ये मान लेते हैं कि ये ए है और ये, यदि ये ए है और ये बी है, ए भी एक बिंब है, तो प्रतिबिंब जो होगा वो बन जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा क्या, बी डैश हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये कहीं डी बिंदु पर आकर के यहाँ दर्पण से क्या हुई है, टकराई है। तो सारी चीजें आपको मालूम है भाई, दर्पण से बिंब की जो दूरी है वो स्मॉल यू होती है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो क्या होती है, v होती है। फोकस दूरी आपको पता है स्मॉल है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है। इस तरीके से और ये प्रतिबिंब, तो हमने क्या अभी मान लेते हैं कि ये बिंब है, बिंब की ऊंचाई हमने मान ली h, ठीक है, और अब ये हो जाएगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने मान ली है क्या, h डैश मान ली है। तो बिंब की ऊंचाई हो गई और ये हो गई क्या, ये तो हो गई बिंब की ऊंचाई, ये हो गई क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। ठीक, तो इसका आवर्धन क्या हो जाएगा, आवर्धन की यदि हम बात करते हैं, आवर्धन, तो आवर्धन स्मॉल m बराबर क्या, h डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र हम निकाल रहे हैं। तो हमने दर्पण ले लिया एक, मान लो ये अवतल दर्पण हो गया
और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है। और इस तरीके से ये h ऊंचाई की कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है। तो देखो आप देख रहे हो कि ये तो वस्तु का प्रतिबिंब ये यहां बड़ी दिख रही है और ये बिंब तो बड़ा दिख रहा है, वस्तु जो है बड़ी दिखाई दे रही है और प्रतिबिंब छोटा दिखाई दे रहा है। तो देखो, तो वस्तु के आकार में परिवर्तन हुआ ना, ठीक है। तो ये बड़ी है, ये छोटी है, तो इसका मतलब ये आवर्धित हो गई है। तो मैंने यही तो आपको बताया था कि वस्तु के आकार का छोटा होना या बड़े होने की ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे, ठीक है। तो आवर्धन m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ये हो गया, ठीक है। चिन्ह प्रणाली से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से यदि आप चिन्ह परिपाटी से बात करते हो तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां, लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां कैसी ली जाती है, धनात्मक, पॉजिटिव ली जाती है। और दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां कैसी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब एच डैश तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और एच क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा आपके पास, स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस का एच डैश अपॉन एच, ठीक। तो ये चिन्ह प्रणाली अप्लाई करने के बाद आपका अवतल दर्पण के लिए, इसी तरीके से आपकी यदि यहाँ उत्तल दर्पण होता तो उत्तल दर्पण के लिए भी आप क्या कैलकुलेट कर सकते थे, एक ऐसे वस्तु लेते, उसका प्रतिबिंब बनाते, कहाँ बनता है कहाँ नहीं बनता, ठीक है। उस प्रतिबिंब की स्थिति को देख करके जो दूरियां हैं उनको मापते और चिन्ह प्रणाली लगा करके यहाँ दर्पण सूत्र बनता, ठीक। तो चिन्ह परिपाटी से स्मॉल m बराबर ये आ जाता है। लेकिन यदि हम, मैंने क्या कहा अभी कि यदि BUF में इसके साथ यदि आपको संबंध निकालना है, दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र को BU के पदों में कैलकुलेट करना है, तो किस तरीके से करते, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे कि आप देखो ये U है और ये है V, तो U और V के पदों में हम आवर्धन को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से क्या करेंगे कि अब त्रिभुज, मैं त्रिभुज ले लेता हूं ABP तथा त्रिभुज एक ये हो जाएगा, V इसमें आ रहा है तो ये हो जाएगा A डैश B डैश P में। इनमें यदि हम बात करें तो एंगल ये हो जाता है ABP इज इक्वल टू एंगल ये हो जाता है A डैश B डैश P। क्यों है, क्या रीजन है इसका, क्योंकि ये कैसे हैं, समकोण है, समकोण है मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों बराबर, ठीक। उसी तरीके से आप देख रहे हो कि ये ध्रुव पर आ रही है तो जितना कोण ये बन रहा है उतने से ये परावर्तित हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल ये हो जाएगा आपका A डैश B डैश, इस तरीके से, ओके। क्यों, तो परावर्तन कोण है, परावर्तन नियम, परावर्तन के नियम द्वारा, ये परावर्तन के नियम हो गया, ठीक है। परावर्तन आपतन, जितना आपतन है उतना ही क्या है, परावर्तित, उतना ही परावर्तन कोण बन रहा है, ठीक। तो परावर्तन का नियम लगे, आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। तो ये दोनों, अब जब दोनों कोण आपस में बराबर है तो ट्राइंगल ABP सिमिलर होगा ट्राइंगल A डैश B डैश P के, मतलब समरूप होगा, सिमिलर मतलब समरूप होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में समरूप हो जाएंगे। अब आप जानते हो कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तो दोनों की संगत भुजाएं यदि देखें तो इस वाले की तो हो जाएगी AB, ठीक है। लेकिन यदि आप देखो, समझो, आपको चाहिए आवर्धन, तो आवर्धन में पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई आ रही है, तो आप इसको प्रतिबिंब वाली जो स्थिति है वो वाले ट्राइंगल की भुजा पहले ले लेते हैं कि जैसे A डैश B डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, अतः, यहां लिखो अतः AB इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से आप देखोगे तो यहां से यहां तक ये V है तो ये हो जाएगा V डैश P डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा यहां से यहां तक आप लिख सकते हो इसको AD, ठीक है। ये हो गया U। तो ये वाली जो भुजा है, इस वाली भुजा के क्या होगी, ये संगत होगी, ये BP आएगा, सॉरी AD नहीं आएगा, क्या आएगा, BP, ये हो जाएगा BP हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आप देख रहे हो कि यहां से A डैश B डैश, तो A डैश B डैश क्या है, H डैश है, तो यहां से हो जाएगा H डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, H, ओके। H डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू यहां से B डैश P देखो क्या है, V अपॉन में
यहां से हो जाएगा आपका बीपी, बीपी कितना है, बीपी यू है, तो ये हो जाएगा यू, ठीक है। इसलिए अब चूंकि यहां देखो आवर्धन क्या है, एच डैश अपॉन एच, तो ये एच डैश अपॉन एच बन रहा है, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन यू, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ अवतल दर्पण है, तो अब यदि यहाँ हम चिन्ह प्रणाली या चिन्ह परिपाटी उपयोग में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, चिन्ह परिपाटी से हो जाएगा स्मॉल एम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का एच डैश अपॉन में एच, ये तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा, चिन्ह परिपाटी लगाई, ये बन जाएगा। तो देखो ध्रुव से सारी दूरियां मापनी है, तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई जो दूरी होगी, वो मापी गई दूरी कैसी होगी, मापी गई दूरी इस धर की तरफ है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में तो नेगेटिव, तो v क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से u भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अतः आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, स्मॉल m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा h डैश अपॉन h, तो माइनस का v अपॉन में क्या लिख सकते हो, u। इस तरीके से भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। तो ये सूत्र आ गया आपका क्या, दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है जो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र देखा। अब यहां पर बात समझने की क्या है कि ये तो अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला ये प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी तो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि किरणें मिल रही हैं, मिलती हुई तो प्रतीत नहीं हो रही दर्पण के इधर, तो जिससे आभासी बने तो वास्तविक बन रहा है। तो आप देख रहे हो कि अवतल दर्पण के लिए यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आवर्धन कैसा फाइंड होता है, नेगेटिव फाइंड होता है, कैसा, नेगेटिव। तो यहां से एक बात ये कंप्लीट महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि अवतल दर्पण में यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु के लिए जो आवर्धन होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है, ठीक। तो अवतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान कैसा प्राप्त हुआ आपको, नेगेटिव। क्यों, वास्तविक प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब आभासी होता तो ये वैल्यू आपको धनात्मक मिलती, आवर्धन का मान कैसा मिलता है आपको, धनात्मक। तो यहां से 2 पॉइंट इंपोर्टेंट हो जाते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये मैं इरेज कर देता हूं और इस वाले सूत्र से ये दोनों परिणाम हम लिख सकते हैं। तो स्टार बना करके क्या लाइन हो जाएगी, देखो समझने की, कि यदि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन ऋणात्मक होगा, तो आवर्धन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तथा यदि प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन धनात्मक होगा, तो आवर्धन कैसा होगा, धनात्मक होगा, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि अवतल दर्पण, अब देखो न्यूमेरिकल में भी आप देख सकते हो कि यदि किरण आरेख आपसे बनवाया कोई आपको वैल्यू दे दी और आपने किरण आरेख ड्रॉ किया, और किरण आरेख ड्रॉ करने पर आपको पता चलता है कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक यदि बन रहा है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका जो आवर्धन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और यदि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन यदि उत्तल दर्पण के लिए बात करते हैं, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन ये सदैव धनात्मक ही होता है, सदैव कैसा होता है, धनात्मक। उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंप्लीट
यहां तक दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र समझ में आया होगा। ये सूत्र है, ये संबंध आपको याद रखना है, m इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन यू। तो यहां से आप एक परिभाषा भी दे सकते हो, क्या, कि प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी के अनुपात के ऋणात्मक मान को, देखो समझो, प्रतिबिंब v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, बिंब की दूरी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी के अनुपात, दोनों का अनुपात है, के ऋणात्मक मान को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इस तरीके से आप इस सूत्र से भी डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, अब अच्छी तरीके से आपको ये पता है कि अब हमारे पास जो आवर्धन का सूत्र है वो क्या आ गया, m इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन क्या आ जाता है, u आ जाता है। ये सूत्र आ गया आपके पास। ओके, अब v और u, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये बिंब की दूरी है। तो यदि आप दर्पण सूत्र, अब यदि इसका आवर्धन का फोकस दूरी के साथ संबंध देखें, आवर्धन का फोकस दूरी के साथ संबंध, यदि आप आवर्धन का फोकस दूरी के साथ संबंध देखें तो सबसे पहले तो हम क्या देख लेंगे, आवर्धन देख लेंगे। आवर्धन ये हमको मिला है स्मॉल m बराबर माइनस के v अपॉन क्या मिल गया, u मिल गया। ठीक है, ओके, और फिर फोकस दूरी, क्योंकि v और u के साथ जो संबंध है f का, वो तो दर्पण सूत्र में है, तो हम सीधा सीधा अप्लाई कर लेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। तो यहां से यदि आप v की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो v ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ माइनस के 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। इसका पक्षांतरण कर दिया इधर। ठीक है, तो यहां से आप देखो एलसीएम आ जाता है आपका एफ यू, क्या आ जाता है, एफ यू एलसीएम हो गया। एफ से एफ कैंसिल आउट, यहां रह जाएगा u, इधर u से u कैंसिल आउट, यहां रह जाएगा f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यदि अब आप बात करो तो v की वैल्यू काउंट करो, v बराबर, तो ये हो जाएगा यू एफ, या फिर आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो एफ यू अपॉन में क्या हो जाएगा, u माइनस के क्या हो जाएगा f। अब v की ये वैल्यू, ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो इक्वेशन 1 से, ठीक, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, इस वैल्यू में, तो आवर्धन, इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दोगे v की, आवर्धन स्मॉल m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह एज इट इज, v की वैल्यू आप पुट करोगे तो v की वैल्यू है एफ यू अपॉन में u माइनस एफ, और ये वाला u एज इट इज, इस तरीके से। ठीक है, हो गया, तो यहां से ये लिख सकते हो आप। चलिए, तो यहां u से u क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल m इज इक्वल टू, ये रह जाएगा माइनस का चिन्ह इधर f अपॉन, ये हो जाएगा u माइनस के f, क्या हो जाएगा, u माइनस के f हो जाएगा। ओके, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। चलिए, इस सूत्र को हम ऐसे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस के u। तो ये दोनों ही आपके क्या आ जाते हैं, ठीक है, दोनों सूत्र किसको, आवर्धन को, अवतल दर्पण के लिए आवर्धन के सूत्र को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, आवर्धन का फोकस दूरी के साथ भी संबंध आ गया यहां। ठीक है, ऐसे ही आवर्धन का आप किसके साथ, v और u के साथ भी संबंध आ गया। अब यहां देखो, इस वाली टर्म में u आ रहा है, आप ऐसे ही u की यदि वैल्यू कैलकुलेट करके पुट करते हो, ठीक है, तो आपको किसका मिल जाएगा, यहाँ v में, f में और m में क्या मिल जाएगा, रिलेशन। तो आप यहां ध्यान से देखिए, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे इसी प्रकार यदि हम बात करें, यहां समझा देते हैं, इसी प्रकार क्या, कि इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को माइनस v से मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस v से मल्टीप्लाई करने पर, यदि हम इसको माइनस v से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले को, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये हो जाता है माइनस का v अपॉन एफ
इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा माइनस का v अपॉन यू प्लस ये हो जाएगा माइनस का v अपॉन में क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा माइनस के v अपॉन में f इज इक्वल टू, देखो माइनस का v अपॉन यू, माइनस का v अपॉन यू तो क्या है, आवर्धन, तो यहां से इसको तो लिख सकते हैं हम m पॉजिटिव, और ये प्लस माइनस माइनस इधर रह गया क्या, 1 रह गया, ठीक है। तो ये आ गया m माइनस के क्या आ जाएगा, 1। तो यहां से आप आवर्धन का बिल्कुल रिलेशन देखो साफ साफ आपको मिलता है, -1 को आप उधर क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो स्मॉल m इज इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस के v अपॉन एफ, ये इधर गया तो पॉजिटिव हो गया, मैंने पहले लिख लिया, माइनस के v अपॉन एफ को क्या लिख लिया बाद में। तो स्मॉल m इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस, तो स्मॉल m इज इक्वल टू यहां से f एलसीएम हो जाएगा, f एलसीएम हो गया, और तो यहां से आ जाएगा आपका f माइनस के क्या हो जाएगा, v, क्या हो जाएगा, f माइनस के v हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है, u f m में, v f m में, इन सब में आपको क्या मिल जाते हैं, रिलेशन मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने आवर्धन को दर्पण के आधार पर समझा, ठीक। महत्वपूर्ण बात क्या थी आवर्धन में, महत्वपूर्ण बात आपको यही ध्यान रखनी है कि यदि दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा बन रहा है तो आवर्धन का जो मान होगा सदैव 1 से बड़ा होगा, और यदि वस्तु के आकार से छोटा बन रहा है तो आवर्धन का मान 1 से कम होगा, ठीक है। बात आती है अवतल दर्पण में वस्तु के आवर्धन की, तो यदि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आपका कैसा है, वास्तविक है, तो आवर्धन ऋणात्मक होगा, और यदि आभासी है अवतल दर्पण द्वारा, ध्यान रहे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब यदि वास्तविक है तो आवर्धन ऋणात्मक होगा, और यदि आभासी है तो कैसा होगा, धनात्मक। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए सदैव आवर्धन कैसा रहेगा आपका, हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो दर्पण से, दर्पण सूत्र के संबंध से लेकर के v और u, तो इस तरीके से हमने टोटल यदि हम बात करें तो u, v, f और m, इन चारों राशियों में हमने क्या पढ़ लिया और क्या समझ लिया, संबंध को समझ लिया।